अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन नताइज में धांधली के इल्ज़ामात तो पाकिस्तानी तारीख में हर ही इलेक्शन में लगे, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इस हवाले से सामने आने वाले तहरीरी सबूत और इक़बाली बयानात के बाद इलेक्शन नताइज अब कुछ ज़्यादा ही मतनाज़े हो गए हैं। बात अब सियासी जमातों के एतराज़ात से निकलकर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स तक चली गई है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा, जो एक 20वें ग्रेड के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके क्रेडिट पर कई अहम पोस्टिंग्स, बड़े बड़े मंसूबे हैं, वो इससे पहले कमिश्नर सरगोदा और कमिश्नर डीजी खान भी रह चुके हैं। आज सुबह अचानक वो मीडिया की स्क्रीनों पर आते हैं और आम इंतखाबात के बारे में जो संगीन धांधली के उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए जिन्हें झुटलाना थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि वो इलेक्शन प्रोसेस के दिनों में कमिश्नर रावलपिंडी थे। लियाकत अली चट्टा ने यह एतराफ़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के लिए रखे जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया और कहा कि रावलपिंडी डिवीज़न में मैंने बड़े पैमाने पर धांधली कराई और जो 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फार्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरें लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है। लियाकत अली चट्टा ने न सिर्फ एतराफ़े जुर्म किया, बल्कि अपने ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया कि इनके ज़मीर पर बहुत बोझ है, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले सच बताना चाहता था। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं। मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। लियाकत अली चट्टा जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले, उन्हें पंजाब पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का ये तहलका खेज इंकशाफ एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की सियासी पार्टियां इलेक्शन में धांधली को लेकर सड़कों पर हैं। ऐसे में जहां इस बयान को बड़ी अहमियत दी जा रही है, वहीं बयान में खुदकुशी वाली बात को लेकर कमिश्नर साहब की जहनी हालत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी तरह नून लीग के रावलपिंडी से नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कमिश्नर के इल्ज़ामात को मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर डाका करार दिया है। नाजरीन, यहाँ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि रावलपिंडी डिवीज़न में जीता कौन, हारा कौन। रावलपिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली की 13 सीटों में से 11 पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ एक नशस्त पर ही फतह हासिल कर सके। इस तरह सूबाई असम्बली की 27 सीटें हैं, जिनमें से 15 नून लीग और 11 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात हों, मगर इससे पहले ही निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात को एक सियासी स्टंट करार दे दिया। उन्हें लगता है कि 13 मार्च को रिटायर होने वाले लियाकत अली चट्टा ने अपना सियासी करियर बनाने के लिए ऐसा बयान दिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, यकसर रिजेक्ट कर दिया और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी इलेक्शन नताइज में तब्दीली की हिदायत जारी की, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन प्रोसेस में बराह रास्त कोई रोल होता है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर जल्द इंक्वायरी का इंदिया भी दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्शन नताइज पर जो इल्ज़ामात लग चुके हैं, इनके जवाब कौन देगा, किसने देने हैं। अगर धांधली के इल्ज़ामात साबित हो गए तो क्या पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। इलेक्शन की शफाफियत पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या यही वजह तो नहीं कि कोई भी जो सियासी पार्टी है ये विफाक में हुकूमत साजी के लिए तैयार नहीं हो रही है, कोई साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, विफाक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत साजी से पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। PTI ने भी विफाक और पंजाब में वो अपोजिशन में बैठने का फैसला कर रहे हैं। सवाल ये है कि
फिर कौन है जो वफाक में हुकूमत बनाएगा, वज़ीर आज़म बनेगा? इस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक की 24 जून 2020 को कौमी असम्बली में की जाने वाली तकरीर जो है वो आज बड़ी डिस्कस हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं मिलेगा। आज वाकई ये सब चीज़ें सच साबित हो रही हैं। बात यह है कि सियासी जमातें आज इलेक्शन नताइज की जो कालक है ये कोई भी अपने मुँह पर मलने को तैयार नहीं है। अब फिर हुकूमत बनाने के बाद जो मुश्किल मौशी फ़ैसले हैं इसकी वजह से भी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे भी सियासी जमातें घबरा रही हैं। पाकिस्तान में पल पल बदलते सियासी मंजरनामे का ऊँट किस करवट बैठेगा। एक सियासतदान ऐसे भी हैं जिनकी पूरी सियासी मंजरनामा जो है उसको लेकर अब तक कई पेशन गोइयाँ बड़ी सच साबित हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात करूँ फैसल वाडा साहब की। तहरीक इंसाफ से दूरी के बाद वो ऐसे कैसे इंकशाफात करते आए जितने झुटलाया नहीं जा सकता। इन्हीं से बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब, जिस दिन से इलेक्शन हुए हैं आज तक इलेक्शन बड़े मतनाज़े बन चुके हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने को कोई तैयार नहीं है। धांधली का बड़ा शोर है, शफाफियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें धांधली का शोर ना मचाया गया हो। आज जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं एतराफ़े जुर्म करता हूँ, उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि एतराफ़ भी किया कि मैंने ये सब कुछ किया है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको जाली मोहरें लगाकर उनको हराया गया। तो ये एक आगे ही पाकिस्तान का जो सियासी जो मंजरनामा है वो बड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो ऐसे जब लोग सामने आएंगे तो आपको क्या लगता है कि कैसा सियासी सेटअप बनने जा रहा है पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया शादी साहबा, आपका बड़ा एलैबोरेटेड इंट्रोडक्शन था और बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको बताता हूँ। देखें, इलेक्शंस तो पाकिस्तान में ना 2018 में शफाफ थे, ना उससे पहले शफाफ थे, ना उससे पहले शफाफ थे, ना ये शफाफ है, ना आगे वाले आने वाले शफाफ होंगे। यहाँ शायद थोड़ी थोड़ी बेहतरी होना शुरू हो जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात दिए उन इल्ज़ामात की तहकीकात तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साथ में उनकी भी तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में मिस्टर ज़मीर जो है ना वो ऑन द स्पॉट नहीं आते हैं। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उस दिन भी नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, 10 दिन के बाद आ रहे हैं। तो 10 दिन के बाद आ रहे हैं तो फिर तो मिस्टर ज़मीर से भी सवाल करने की ज़रूरत है कि भाई ये ज़मीर 10 दिन बाद क्यों जागा। खुदकुशी करने की उन्होंने कल कोशिश की, 8 दिन से खुदकुशी क्यों नहीं की? और फिर खुदकुशी करते हुए अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग खुदकुशी करने का कहते नहीं, करते नहीं हैं। तो कर लेनी चाहिए। फिर अगर इतना बेशर्मी और बेहया का काम किया तो और खुदकुशी करते वो सारी वीडियोस भी दिखा लेते कि ये ठप्पे में मार रहा हूँ, इस तरह मैं कर रहा हूँ, मुबारकबादें भी देते रहे। तो जहाँ सवाल उनकी ज़ात का कमिश्नर की, तो कमिश्नर की भी इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी कि उनका माजी क्या है, इतनी प्रॉपर्टियाँ कैसे बनाई, किससे करीब थे, किससे नहीं करीब थे, और मिस्टर ज़मीर क्यों 10 दिन बाद आए, और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि इलेक्शन रिग्ड हैं उसके पर भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लोगों को ये मेरी बात पसंद नहीं आती, मैं अनपॉपुलर बात करता हूं कि इन सारी तहकीकात और फॉर्म 45 में आप पहले भी, आज भी और कल भी सोचते थे क्या करें। तो मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर चने खाएं, इसमें मूंगफली खाएं, पकौड़े खाएं और फ्रेंच फ्राइज खाएं केचप डाल के, बस यही है। ये तारीख पे तारीख चलती रहेगी ना। इलेक्शन का ये जो कमिश्नर है इसकी असलियत खुलेगी ना, इसके शवाहिद आएंगे कि ये किससे कहाँ से माल बनाता रहा, मिस्टर ज़मीर इसके अंदर कैसे आया, और जो इसने इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें मैंने पहले भी कहा था 4-5 सीटें फेस सेविंग के लिए उनके फैसले भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म 45 हारने वाले के पास भी, जीतने वाले के पास भी, उसके बराबर वाले के पास भी है। यही तो बात है, ये फैसला किसने करना है? यही तो जीतने वाले के पास भी फॉर्म 45 है, हारने वाले के पास भी है। मसला ये है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है फॉर्म 47 वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और जो हारने वाले हैं वो नताइज मैच ही नहीं उनसे कर रहे हैं। तो मसला ये है कि किसी ने तो फैसला करना है। किसने फैसला करना है कि कौन सही है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है? देखिए शाजिया साहब, आज ये सैटरडे का दिन है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि एक मसाला चाहिए था तो 3-4 घंटे से सब इंजॉय करें, ब्रेकिंग न्यूज़ करें, तज्जिए सुन रहे। बट ये ना इन तज्जियों की कोई वैल्यू है, ना इस फॉर्म 45 की कोई वैल्यू है, ना इल्ज़ाम लगाने वाले की कोई हैसियत है, ना इल्ज़ाम सुनने वाले की कोई हैसियत है। ये तो मुल्क चल रहा है और ये आप लोग सबको जमहूरी शौक़ था, जमहूरियत का मज़ा लेने का भी शौक़ था, तो आप लोग सब ये मज़ा लें और
और थोड़े दिन की बात है, कब 6 महीने 8 12 महीने 14 महीने 17 महीने, मैंने कहा मैक्सिमम 2 साल कोई मुजाती तौर पर कोई चीज़ होगी, उसके बाद कुछ बेहतर इलेक्शन हो जाएंगे, कुछ बेहतर डेमोक्रेसी आ जाएगी, उसमें भी रिगिंग होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस। मतलब कोई मुझे तो बिल्ली लगी रही लो, तूफान आ गया और ये हो गया और वो कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह लंगड़ी लूली हुकूमत भी बन जाएगी, सब चीज़ें इन प्लेस भी आ जाएगी। यही पैकेज है, ना हम लड़ाई कर सकते हैं ना हम झगड़ा कर सकते हैं। बात ये है सिलवाडा साहब, आखिर कब तक हम ऐसे कहते रहेंगे कि माजी में भी ऐसे हुआ, आगे भी होता रहेगा, 2-4 दिन तमाशा लगेगा, फिर सब लोग चुप कर जाएंगे? इस बार बहुत मुख्तलिफ हुआ है। आपको भी पता है कि जो 8 फरवरी को लोग बाहर निकले हैं, ये कोई इमरान खान की कारकर्दगी पर वोट डालने ये लोग नहीं निकले हैं। ये पिछले साल 1.5 साल से जो मुल्क में तमाशा लगा हुआ था, जो इदारे कुछ इक़दामात कर रहे थे, ये लोगों ने उसका इजहार किया है, बैलेट बॉक्स के जरिए इजहार किया है। मैं आपको बताऊं, जब मैं वोट डालने गई थी, खवातीन वहां पर पोलिंग स्टेशन पर ये बातें कर रही थी कि हमारे इद्दत तक इस तरह के पर्सनल मामला तक आ गए हैं। वो खवातीन जो कभी घरों से नहीं निकली, जिन्होंने वोट नहीं डाला था, वो भी इस जो है वो ग्रज में निकली कि हम तो अब की बार जाके जो वोट डालेंगे। मतलब ये है कि ये लोगों में इतना गम और गुस्सा था कुछ इदारों के इक़दामात के खिलाफ जो 8 फरवरी को लोगों ने निकाला बैलेट बॉक्स के जरिए। देखिए अच्छा, मैं आपकी इस बात की बिल्कुल आपको इंडोर्स करूंगा। जिस इदारे की आप बात करिए वो हमारा अदालती निज़ाम है। इद्दत जैसा फैसला जो है एक 3rd क्लास और घटिया फैसला है, और इसने पोलराइज्ड पार्टी को, पोलराइज्ड मुल्क को इतना पोलराइज कर दिया कि आप किसी की 4 दीवारी तक चले गए, और एक औरत के मर्तबे को और मुकाम को भी उस हद तक गिरा दिया है कि अल्लाह ना करे किसी घर में हादसा हो, उसकी तलाक हो जाए, तो उसकी तलाक के बाद वो जिंदगी भर सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मियाँ पुराना जो है वो बेशरम बेहा आदमी जो है वो उस औरत से मुफादात लेने के बाद उस पर इल्ज़ाम लगा देगा, तो ना मियाँ जेल में जाएगा ना काजी जेल में जाएगा, और आप एक औरत को उस जगह पे ले जा रहे हैं जो एक बांदी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो ये तो एक बहुत बदतरीन है, और मैं एहतराम से उन खवातीन से भी कहता हूँ कि सिविल होनी चाहिए तलाक, डिवोर्सेस सिविल होनी चाहिए, एक तमीज़ के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म, किसी वज़ीर या किसी कारोबारी या किसी ड्राइवर की भी आप बीवी बन गई हैं, तो आप औलाद के मामला तक तो रखें, लेकिन औलाद से आगे जिस तरीके से, जिस बेदर्दी से हमारे एतबार में इस बेशरम बेहा आदमी जो अपनी बीवी पे तोहमत लगा रहा है, अपनी पुरानी बीवी के ऊपर, अपनी साबका बीवी के ऊपर, इस बेशरम आदमी ने बहुत सारे फेवर लिए थे हमारी गवर्नमेंट से। ये चौधरी बना हुआ था, इसने माल बनाया, और इसके बेशरम औलाद भी जो बालिक है, पैसे लेके इस मुल्क से भाग गई है, वो भी माँ के लिए गवाही देने नहीं आ रही। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे साबका खावंदों पे भी और उन औलादों पे भी जो माँ को बेच के तोहमतें लगा के बेशर्मी बेहयाई से मुल्क से बाहर अयाशी कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ, और इसमें एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट है। हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारा कल्चर हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, और ये आज अगर इधर हुई है तो किसी होगी। और मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि मैं अपना निकाहनामा आपके टेबल पर रखता हूँ, और मैं देखता हूँ पाकिस्तान में किसकी जरूरत है कि वो उसके बात करे। तो जब बात करेगा तो फिर हम भी तार तार करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह की बेहयाई, बेशर्मी अगर आपने कर दी तो फिर आप जानवरों में और इंसानों में फ़र्क नहीं रहेगा। लाइकवाइज ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है कमिश्नर की, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक गिमिक्री है ये मुल्क के अंदर। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिस इलेक्शन की आप बात करें वो 18 में भी ऐसे हुए थे, उससे पहले भी हुए थे, आगे भी ऐसे ही होंगे। नथिंग न्यू। इतनी सारी सीटों के तो आप कहे कि शफाफियत, आपने कहा जी ऑब्जर्वर्स आ गए, तो ऑब्जर्वर्स ने कश्मीर में क्या किया? ऑब्जर्वर्स में जब बॉर्डर पे मौतें हुई, शहादतें हुई हमारे लोगों की, तो उस वक्त ऑब्जर्वर्स ने क्या किया? ऑब्जर्वर्स हमें रोटी दे रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हमें खाना खिला रहे हैं। ऑब्जर्वर्स पैलेस्टाइन में जब हो रहा था तो ऑब्जर्वर्स क्या कर रहे थे उस वक्त? तो मतलब आप इमरान खान साहब की बात मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ तो आप इस मौलवी को हराम कहते थे, मौलवी कहना, और इसको यहूदी, इसको डीजल कहते थे, और वो आपको यहूदी कहता था, और वो आपको कहता था कि आप फाशियत फैला रहे हैं। आज अब उस जगह पे भी रवायती पॉलिटिक्स। मौलाना साहब ने अपना बयानिया क्यों बदला, इस पर मैं आपसे बात करती हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2013 में भी धांधली के इल्जामात लगे, 2018 में भी लगे, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। वो डिफरेंट ऐसे है कि इस बार तो नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर ली, इसके बावजूद उनको कहा जा रहा है, अंदर से मशवरे दिए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि इस तरह की हुकूमत का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, विफाक का आप हिस्सा ना बने, आप सिर्फ पंजाब तक रहे। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो बिलावल साहब पहले कह चुके हैं कि हमें तो काबीना का हिस्सा बनना नहीं है, हम सपोर्ट दे के, वोट दे के वज़ीर आज़म जरूर बना लेंगे। मतलब कि हुकूमत का हिस्सा को बनना नहीं चाहता। 13 में 18 में ये सिचुएशन नहीं थी। आज तो विक्ट्री स्पीच करने वाले उनको मशवरे मिल रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर से, खुदा के वास्ते हुकूमत ना लें।
देखें शादी साहब, हम तो खैर बहुत जूनियर हैं, बट हमने तो आपको कई महीनों पहले सारी बातें बता दी, आपके प्रोग्राम में बताई, बाकियों को बताई, गो नवाज गो हो गया है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप ये ना समझें कि ये इमरान खान साहब की सिर्फ पॉपुलैरिटी, ये नफरत है नून लीग से। जब नफरत आ जाए इंसान के अंदर तो आप उसको बड़ा मुश्किल से रिवर्स कर सकते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की डिसलाइकिंग है, वो लाइकिंग में तब्दील हो सकती है, पीटीआई की लाइकिंग है, ठीक है। तो आपको असल में तो अगर मैं ये हुकूमत चला रहा होता या मैं इसकी कोई सेटअप में मेरा कोई वो होता है जब मैं फैसला कर सकता होता तो मैं कहता जी आप पीटीआई वालों को कहें आप हुकूमत बनाए, आप हुकूमत बनाए, क्योंकि किसी का बाप भी ना हुकूमत बना सकता है ना किसी का बाप हुकूमत चला सकता है, सब नालायक हैं, ठीक है। आप फिर भी पहल करते, आप पहल करके कहते जी आप चलो हुकूमत बनाओ और हुकूमत चलाओ, ठीक है। यही कौम जो कंधे पे चढ़ा रही है वो इस कौम का मिजाज ही बड़ा जबरदस्त है, ये 3 महीने में कंधे से नीचे उठा के सड़क को ही फेंक देती है। तीसरी बात और आखिरी बात कि मौलाना साहब की जो बात है वो मैंने आपको कहा कि जमहूरियत की गाड़ी मरी की पहाड़ों पे चल रही थी, रात को 3 बजे पेट्रोल खत्म हो गया उसका, एक टैक्सी आई, टैक्सी को कहा जी हमें शहर तक पहुंचा दो, पेट्रोल लाना है, उसने कहा जी वैसे तो बिल बनता है 500 रुपए का, क्योंकि अब तुम फंसे हुए तो 5000 रुपए लूंगा, तो आप 5000 रुपए दे दें, टैक्सी में बैठे, फ्यूल डाल, मौलाना का ज़मीर देर से जागा है, इसमें मसला क्या है। मैंने आपको कहा कि देखिए मौलाना साहब के पास जमहूरियत के पेट्रोल भरने की टैक्सी है, उस टैक्सी के 500 रुपए किराए की, जब 5000 भर दें, 25000 भर दें, भरना तो पड़ेगा आपको, फिर वो वापस जमहूरियत पटरी पे आएगी, कुछ महीने चलेगी, उसके बाद उस पहाड़ से गिर जाएगी, खत्म होगी बात। लेकिन जिन आइन और कानून के ठेकेदारों ने एक अच्छे केयरटेकर सेटअप को, जिसने अनरेस्ट नहीं किया उन्होंने भी कुछ नहीं, लेकिन इससे तो बेहतर थे, वो चल रहा था निजाम, जहां इतनी वायलेशन हुई थी वहां एक वायलेशन और सही होती। लेकिन आज आप देखें लोग सड़कों पर है, डॉलर ऊपर डालना शुरू हो गया है, फ्यूल प्राइस ऊपर चली गई हैं, सुई गैस की आने से पहले केयरटेकर के ऊपर थोप दी गई हैं कीमतें जो हुकूमत ने बोझ उठाना था। लेकिन यहां भी एक मामला नहीं रुकेगा, यहां भी सुई गैस, बिजली, पेट्रोल, डॉलर, बेरोजगारी बढ़नी है। ये तबाही की रेसिपी है जिसके ऊपर आइन और कानून के ठेकेदारों ने जो वक्त हाल वक्त जरूरत 6 को 9 पढ़ लेते हैं और 9 को 6 पढ़ लेते हैं, और जब आइन और कानून का कत्ल हो रहा था, उसका गला घोट रहे थे पंजाब के अंदर और केपीके में इलेक्शन ना करा के, तो उसमें तो सजा और जजा का निजाम नहीं देते। सिलेक्शन 2024 सही के अंदर आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है और जुडिशरी को अपने हक को पूरा करना, और 149 से 149 से रिवर्स का गेयर लगाएं, ना कि 200, 300 और 500 की सेंचुरियां बनाने लेकिन सबके बावजूद जो कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं, पीर पगारा साहब ने भी कल कहा कि सूरत हाल ऐसी ना कहीं उस तरफ ना चली जाए कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए, तो कितने सीरियस कंसर्न्स हैं ये, कितना संजीदा लेना चाहिए सियासी जमातों को? देखिए जी, ना तो कोई मार्शल लॉ लग रहा है, ना कोई ऐसी सूरत हाल है, ना ऐसी संगीनी है। अच्छा। ऐसी संगीनियां हम हर घंटे सुनते हैं, हर घंटे देखते हैं, हर घंटे उसको एंजॉय करते हैं, उसमें तबसरे करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, ट्वीट करते हैं। एंजॉय करें लाइफ को। ये इस मुल्क की बड़ी अल्लाह ताला ने रहमत, बरकत, अल्लाह ताला ने डिवाइन हेल्प की है कि ये इलेक्शंस के बाद जो अगला इलेक्शन आना है वो पाकिस्तान के लिए इन एक्सपायर्ड शक्लों से भी जान छुड़ा देगा, रेगिंग भी कम हो जाएगी, एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव तो अगला इलेक्शन कब होगा? 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद? देखिए शादी साहब, आप लोग ना देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट में चला जाऊंगा इस बात के ऊपर। जब आपको कहा था कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दें, 5 महीने में आपका नया इलेक्शन आ जाएगा, आप लोगों ने नहीं। फिर मैंने कहा इसको बना दें, शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने मेरी बात सुन ली। मैंने कहा पीपल्स पार्टी को कोalition में ले, उन्होंने वो भी बात सुन ली। तो अब 1.5-2 साल, 1.25 साल मजा ले लें, और जितने जमहूरी लोगों को भी मजे लेने थे, और 77 अरब रुपए डुबाने के बाद इलेक्शन के, और पाकिस्तान का भट्टा बिठाने के बाद, और महंगाई करने के बाद, जिन जमहूरी एतवार के जमहूरियत पसंद लोग हैं, सवाल तो उनसे भी होगा। और दूसरी चीज ये कि ये तो आपने सवाल ये करना है कि चाहे कमिश्नर की बात हो या इल्जामात की बात हो, ये सब हकीकत का हिस्सा है, बट ये बहुत छोटा सा मार्जिन है, इसको एंजॉय करें, सुबह उठेंगे सब चीज चेंज हो चुकी होगी। अच्छा, आपने तो इलेक्शन से पहले कह दिया था कि इस बार ज्यादा तादाद में आजाद अरकान जीतने जा रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन थी, आपका तज्जिया था? देखिए, इसके लिए रॉकेट साइंस की आपको जरूरत नहीं। जब आप ग्राउंड रियलिटी से अपने आप को कनेक्ट कर देंगे ना,
तो आपको बहुत सारे रिजल्ट टेबल पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कई महीनों से कह रहा था कोalition की गवर्नमेंट होगी, मैं कई महीनों से कह रहा था आज़ाद उम्मीदवार किंग मेकर होगा, मैं कई महीनों से कह रहा था शहबाज शरीफ बनेगा, बेटी बनेगी तो बाप नहीं बनेगा, मैं तो कई महीनों से बातें कर रहा था। तो अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे किसी ने बता दिया या फॉर दैट मैटर किसी लेफ्ट क्वार्टर ने या किसी इस्टेब्लिशमेंट ने या जुडिशरी ने मुझे बता दिया, तो उनको भी शायद मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि उनके अपने अपने काम है जिनकी उनकी एक्सपर्टीज है। हम तो ग्राउंड पे देख चुके हैं, हमने इलेक्शन बहुत करीब से देखा है, हमने तोड़ चोड़ की सियासत की है, मार कुटाई की सियासत की है, नोटों की सियासत की है, वोटों की सियासत की है, हमने सब कुछ देखा हुआ है। हमें आप सिस्टम से कैसे निकालते हैं? और हम कोई, अल्लाह का शुक्र है आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं कि मैं वजारतें या सियासत में आया तो मेरे पास कपड़े और घर गाड़ी आ गई। अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे पास तो अल्लाह ताला ने छतें भी दी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, 3 टाइम खाना भी दिया हुआ है, हम अपनी जेब में 2 रुपए रख के चलते हैं। तो हमारा विजन पढ़ाई के साथ साथ कनेक्शंस के साथ साथ बहुत सारी हमारी और एडेड इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वी आर बेटर पीपल टू डायग्नोज। नून लीग का ही जो सन है, इसको हम खौफ कह लें, वो उनको खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनको सहारा दे के उस सहारे को खींच भी सकती है। बैसाखियों के सहारे जो हमारी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुत से, वो कभी भी खींच सकते हैं। आप एक प्रोग्राम में कह रहे थे, मैं सुन रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां, बल्कि सर भी उनका तो कड़ाई में है, वो तो चाहते हैं कि आईनी ओहदे लें और जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं कैबिनेट में बैठ कर उससे बरी जिम्मा रहें, अपने आईनी ओहदे इंजॉय करें। वो तो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। तो कितने दुरुस्त कंसर्न्स हैं मुस्लिम लीग नून के, ये वो एतमाद करने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। देखिए, बिल्कुल आपका तज्जिया और आपकी खबर जो मेरा भी आपने देखा है, आपका अपना तज्जिया भी है, बिल्कुल ठीक है आप इस बारे में। उन्होंने सियासी शातिर दरिंदगी के साथ स्मार्टली दबोच भी लिया है, नोच भी लिया है, कीनू का जूस पहले यूं करके निकाला है, फिर उसको यूं करके निकाला है, और आईनी ओहदे ले लेंगे, गालियां वो खाएंगे, एंजॉय ये करेंगे। लेकिन एक तो ये कोई हुकूमत खड़ी है नहीं, ये तो गिरी हुई, टूटी हुई, लंगड़ी लाश की तरह पड़ी हुई है। इसको पीपल्स पार्टी उठा रही है, तो और उठाने के बाद वो गिराएगी नहीं जब तक सब अपनी औकात, इन्होंने खुद ही गिर जाना है और सब ने धड़म करके सारों ने गिरना है। तो मुझे आइंदा आने वाले दिनों में, मैं कई महीनों पहले आपको बता रहा हूँ, ये सब एक कंटेनर पे नजर आ रहे हैं या उस कंटेनर के अंदर बंद नजर आ रहे हैं सारे लीडरान। अच्छा। मुझे बहुत सारे एक्सपायर्ड लीडर्स अगले इलेक्शन में नजर नहीं आ रहे, मुझे ये धड़म होते हुए गिरते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे पंजाब की MQM बनती हुई नून लीग नजर आ रही है, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। अगर बाकी को नजर नहीं आ रहा तो अंधे हैं, या उनकी अकल नहीं है, या उनके पास कान में सुनवाई नहीं है, या उनके पास फैक्ट्स एंड फाइंडिंग एंड फिगर्स नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और जो ये कल्ट है जो आपका PTI का आप बार बार सब कह रहे हैं, ये एक नफरत का भी वोट है। और PTI को आप एक ऑप्शन दे दें, बोले हुकूमत बनाए और चलाएं। ना इनका बाप चला सकता है, ना उनका बाप चला सकता है, ना सारे मिलके दोस्त बन के चला सकते हैं। आप इन जिन्होंने बिगाड़ किया था इस मुल्क का, आप उनसे कह रहे हैं कि वो इस मुल्क को संवार दें, वो मजीद खड्डे में ले जा रहे हैं। इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर this democratic selected judicial 2024 system, and I think कि जिनको मजे का शौक था, तो आपको मौजूदा सिनेरियो में कोई लगता है कि PTI को ढील मिलने को इम्कानात है? देखिए, वो कन्फ्रंटेशन की सियासत करें, मैं फिर उनसे इल्तिजा करूंगा ना करें। पहले भी रोका था, गोलियां भी चलवाई अपने ऊपर अपने खास प्यारे भरोसेमंद लोगों के थ्रू। अभी भी कन्फ्रंटेशन की सियासत ना करें, लड़ाई की सियासत ना करें, अक्लमंदी करें। पाकिस्तान को जरूरत है स्टेबिलिटी की, 2 कदम पीछे हटें, गले लगाएं, पानी की तरह रास्ता बनाने की कोशिश करें। दिस इज एन आर्ट, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट के जिसके अंदर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। कन्फ्रंटेशन की सियासत के अंदर आप मजीद नुकसान करने अपना जा रहे हैं। और अगर आपने भुट्टो साहब से भी नहीं सीखा, जरदारी साहब से भी नहीं सीखा, नवाज शरीफ साहब से भी नहीं सीखा, अल्ताफ हुसैन साहब से भी नहीं सीखा, तो फिर आपने सीखा क्या है? तो लगता है उन्हें स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर पार्लियामेंट में रहकर अपना जो है ना वो रोल प्ले करना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर मामलात हल नहीं हो सकते। देखिए, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के अंदर बेहतरी की जा सकती, सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम की बेहतरी नहीं की जा सकती। और पार्लियामेंट में जो बिग बिकाने के बाद बचेंगे वो सारे अच्छे बच्चे ही होंगे। सो जो ये पार्टी है, ये वो पार्टी है ही नहीं, ना ये फेसेस है, ना इनमें जुनून है। ये तो फसली बटेरे हैं एक पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर, 70 साल 50 साल 80 साल के। ये तो वो पार्टी नहीं रही। इसमें जब लेकिन ये तो आज सब मानते हैं, आप भी शायद मानते हैं ये चीज के PTI की एक मकबूलियत जो है वो आज भी बरकरार है। जितने भी आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं, ज़ाहिर है इनकी ना तो हल्कों की सियासत है, ना इनका सियासी करियर है, ना इन्होंने सियासत की है, तो ये वोट तो इमरान खान को ही पड़ा है।
शाजिया साहिबा ना नहीं, वोट उन आजाद उम्मीदवारों को भी नहीं पड़ा था, ना पड़ा है, ना हमें पड़ा था। वोट तो इमरान खान का ही था, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। ना हम में से कोई लीडर था, ना आगे आने वाले तो खैर बेचारे बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, वर्ल्ड इन्होंने अपनी जिंदगी में किया क्या है, इन्होंने अपने कारोबार चलाए नहीं चलाए, ठीक है। तो आप इनको दे मौका, जहां इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट आपने मुल्क की तबाही के लिए किए, वहां इस पॉपुलैरिटी वेव को भी ब्रेक करने का तरीका इनको दे दे। बोलो आओ, नहीं भी जीते हो आ जाओ, चलो बेटा बैठो, करो गवर्नमेंट चलाओ, गाओ गवर्नमेंट खेले। जब आप बुज़दार 2 को मरियम नवाज दे सकते हैं, बुज़दार 2 की तरह पंजाब में, तो भाई दे दे यार, एक दफा मसले का हल करें ताकि फिल्टर हो, एक कचरा निकले बाहर, नई पौध आए, नाड़ी आए, कुछ करें, कुछ सीखें। या पाकिस्तान में सुल्तान अलाना जैसे लोग या इस तरह के काबिल बिजनेसमैन नहीं है मौजूद, क्या मुल्क को चलाना इतना मुश्किल काम? मरियम नवाज को बुज़दार 2 कह रहे हैं? वर्स्ट, यस, मिनिमम। ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं। सही। तो आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है, क्या लगता है पंजाब पर इसीलिए फोकस करना चाहते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मरियम नवाज का या तो अब सियासी करियर और ऊपर चला जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? पंजाब की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक भारी जिम्मेदारी है। तो शायद आप समझते हैं कि इसीलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में फोकस रखना चाहती है, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ज़राए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि हम विफाक में हुकूमत ना बनाएं, तो वो क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को वो या कामयाब करें पंजाब से। देखिए, नून लीग का अगला रोल काफ़ी सालों तक MKM पंजाब का होगा, वो MKM पंजाब बन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, हर बाप की समेत मेरी ख्वाहिश होती है कि उसकी लायक नालायक औलाद अपने बाप की ज़िंदगी में कुछ कर जाए, लेकिन नालायक औलाद ना बाप की ज़िंदगी में कुछ करती है, ना बाप के मरने के बाद कुछ करती है, ना बाप जब आप, तो उसका तो कोई कसूर हल नहीं है, वो तो किसी की औलाद के अंदर भी खामी हो सकती है। कहते हैं ना, अगर औलाद अगर काबिल हो तो उसके लिए कुछ मत छोड़ो, खुद बना, लेकिन नालायक होगी तो जो दिया है वो भी सड़क में भेज देगी, तो जो है वो खा पी के बराबर करो। तो ये मिसालों के साथ सीखना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, व्हाट इज द क्रेडेंशियल, व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस? जी, क्या मुझे पता चला टीवी से कोई एंकर हजरात कह रहे थे कि उन्होंने जेलें काटी हैं, उन्होंने तकलीफ अनफॉर्चुनेटली में यही पैरामीटर है कामयाबी का, जेलें काटना। एग्जैक्टली, वो जेलें, अगर इतनी बेशर्मी की चीज, आप काम ही ऐसे ना करें आपको जेल जाना पड़े। हाँ। अगर जेल जाने के बाद आप लीडर बनते तो लानत है ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर आप जेल जाने के बाद बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, एंकर बनते तो लानत है। अगर ये क्राइटेरिया इस मुल्क के अंदर, कोड़े खा के जेलों में जाके गुंडागर्दी के पच्चे कटाने के बाद आप निकल रहे हो, आप पे लोग फूल बरसा रहे हैं, तो फिर बरसाए फूल जी, जमहूरी फूल भी आप पे बरसा दिए। अब रोते रहे ये लेकर के फॉर्म 45, 47। अब तो मैं सोच रहा हूँ कई ठेले लगा के सड़क पे दे दूंगा, उसके तो खुद ही भर के खाना भी शुरू कर दे, क्योंकि ये तो 2-3 दिन का मजाक और चलना है उसका। लेकिन कुछ रिवर्स होता है आपको, जो 13 हल्के जो आज बताए कमिश्नर रावलपिंडी में जान धांधली बकौल उन्होंने करवाई, जो एतराफ़ जुर्म किया उन्होंने, कोई आपको रिजल्ट रिवर्स होते लग रहे हैं? ओ भाई, हम 8 हल्कों का नारा लेके 4 साल पीटते रहे, PTI पीटती रही, उसमें क्या हुआ? ये 13 हल्के कुछ नहीं हो ना, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। सही, सैटरडे गुजर जाएगा, कल के ब्रेकिंग का खबर आ जाएगी, कोई बिल्ली चढ़ जाएगी खंबे के ऊपर, हम उधर फोकस हो जाएंगे, बिल्ली गिर जाएगी, किसी कोई कैच कर लेगा, हम उसमें फोकस हो जाएंगे। वी आर नॉट सीरियस नेशन। अगर हम सीरियस हो जाएं तो हम बहुत कुछ पाकिस्तान का कर सकते हैं, लेकिन हम सीरियस होने को तैयार ही नहीं। बहुत शुक्रिया विफाकी वजीर फैसल वाडा साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज पर बात अब बढ़ गई है। आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में धांधली का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी कबूल करके मोहर लगा दी है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रद्दोबदल के इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि रावलपिंडी पंजाब की वाहिद डिवीजन है जहां से PTI का हिमायत याफ्ता एक भी उम्मीदवार कौमी असम्बली की 13 सीटों में से कोई नशिस्त नहीं जीत सका है। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 11 पर मुस्लिम लीग नून, 1 नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, जबकि 1 पर आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक कामयाब हुए, जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। बैरिस्टर अकील मलिक भी दरपर्दा मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जिन्हें NA 54 से IPP के गुलाम सरवर के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से पार्टी टिकट नहीं मिल सका था।
रावलपिंडी डिवीजन में जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें NA 49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब जीते, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता ताहिर सादिक को शिकस्त हुई। NA 50 अटक से मुस्लिम लीगी मलिक सुहेल खान कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता ईमान वसीम हार गईं। बात करें NA 51 रावलपिंडी की तो यहाँ से नून लीग के राजा उसामा सरवर कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता अल्ताफ सत्ती दूसरे नंबर पर रहे। NA 52 से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने निशस्त अपने नाम की, वो कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता राजा तारिक अजीज भट्टी ये हारे। यहाँ पर NA 53 से मुस्लिम लीग नून के राजा कमरुल इस्लाम फाते हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता अजमल साबिर राजा यहाँ से हार गए। NA 54 से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक ने फतह अपने नाम की, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता अजरा मसूद हार गईं। NA 55 से लीगी उम्मीदवार अबरार अहमद ने PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बिशारत राजा को हराकर मैदान मारा। NA 56 की सीट पर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी यहाँ से जीते, यहाँ से PTI के हिमायत याफ्ता शहरियार रियाज हार गए। ये वो हल्के मैं आपको बता रही हूँ जो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने जिनके बारे में इंकशाफ किया। ये वो हल्के हैं जहाँ से जाली तौर पर ये जिनके हारने की मैं आपको बात बता रही हूँ, 70 हज़ार की लीड से बकौल कमिश्नर रावलपिंडी के जीत रहे थे। अवामी लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद यहाँ से 5वें नंबर पर रहे। NA 57 से मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी फाते करार पाए, उन्होंने PTI के हिमायत याफ्ता से माबिया ताहिर को हराया। NA 58 से लीगी उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ने PTI के हिमायत याफ्ता अयाज अमीर को शिकस्त दी, जबकि NA 59 से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास PTI के हिमायत याफ्ता मोहम्मद रुमान अहमद को हराने में कामयाब हुए। इसी तरह NA 60 से नून लीग के बिलाल अजहर कियानी कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता हसन अदील दूसरे नंबर पर रहे। रावलपिंडी डिवीजन की जो आखिरी सीट है NA 61 जेलम 2, यहाँ से लीगी उम्मीदवार चौधरी फरूख अल्ताफ कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता शौकत इकबाल मिर्जा दूसरे नंबर पर रहे। ये वो हल्के हैं जिनके बारे में एतराफ़ जुर्म की आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने कि इन्हें जाली तौर पर हराया गया। इलेक्शन में मुबैना धांधली को लेकर मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का भी ये मानना है कि इंतखाबात में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया है, क्योंकि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बन गया था। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गए, और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। ये भी एक हकीकत है कि इलेक्शन हारने वाले तो हमेशा धांधली का शोर मचाते आए हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन जीतने वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें गलत तौर पर जिताया गया है। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान अपनी जीत को उन्होंने धांधली करार देकर सिंध असम्बली की नशिस्त वो दस्तबरदार हुए। यही नहीं, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर धांधली का शोर साफ सुनाई दे रहा है। तो फाफिन जैसा इदारा भी इलेक्शन के नताइज में हेरा फेरी को लेकर ROs के कंडक्ट पर सवाल उठा रहा है। दूसरी जानिब इंतखाबात के नताइज और पार्टी पोजीशन को लेकर मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लीगी क़यादत ने जल्दी में फातिहाना तकरीरें तो दाग दी, विक्ट्री स्पीच तो कर दी, लेकिन अब पार्टी के अंदर से मरकज़ में हुकूमत बनाने की मुखालफत भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब पर फोकस करें, कांटों भरा ताज सर पर सजाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये वही हुकूमत नहीं जिसके लिए मियां नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया? ये वही हुकूमत नहीं जिसके लिए मियां साहब को फास्ट ट्रैक पर इंसाफ मुहैया किया गया? क्या ये वही हुकूमत नहीं जिसके लिए सियासी मुखालिफिन से पार्टी शनाख्त, इंतखाबी निशान, हत्ता के फील्ड तक छीन ली गई? लेकिन अब ये क्या बात हुई, आप हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब, जितना शोर मच गया है, जितने सवालात इलेक्शन की शफाफियत पर उठ गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं और ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि विफाक में ऐसी कमज़ोर हुकूमत बनाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, नहीं बनानी चाहिए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने आपके प्रोड्यूसर को पहले कहा था कि मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून का ना समझा जाए। और दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इस आज के इंकशाफ के बाद, पहले भी ये इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने बातें की हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो है वो मैदान में आई हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब की बात के बाद, आज के इंकशाफ के बाद तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो मेरा ख्याल दुनिया के सामने आ गई है कि इसकी अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। अब ये
इलेक्शन के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन उठे हैं। ये बहुत जरूरी है। और हैरानगी की बात, माजरत में आपको काट रही हूँ, जीतने वाला अपनी जीत लेने को तैयार नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा इसमें शकूक व शुबहात पाए गए हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न लोगों ने शो किए हैं, बहुत ज्यादा उस दिन से ही जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे तो फौरी तौर पर बाद में पता चला कि बड़ी बेवजह की बातें लोग कर रहे हैं। और आज का जो इंकशाफ हुआ है इसने तो हिला कर रख दिया है। देखा, अगर एक ऑफिसर जो उस वक्त इंचार्ज था, डिवीजन का इंचार्ज था, वो खुद ये आज कह रहा है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, इस तरह इलेक्शन जिताए गए हैं, इस तरह रिजल्ट बदले गए, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है ये बात। अब सारी बातों को छोड़कर पहले तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी और इलेक्शन के ऊपर ये कंडक्ट जो हुआ है उस पर इंक्वायरी हो, बहुत फास्ट ट्रैक पे इंक्वायरी करके बताया कि वाकई ऐसे डाके डाले गए। नहीं, इंक्वायरी से ज्यादा कुछ हलकों की, कुछ लोगों की कोशिश है कि इन्हें पागल करार देके पागल खाने छोड़ आए तो बेहतर है। नहीं, ये कह देने से नहीं होगा। ये अगर अभी ये कल तक कमिश्नर थे, कल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, कल तक ये इलेक्शन कराते रहे, कल तक इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी थी, और आज अगर उन्होंने कोई बात की तो ये कह दिया जाए कि नहीं, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो ये बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं। ये बहुत बड़ा, ये मैं समझूं कि ज़िलज़िला आज से आ गया है किस तरह, और मुझे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनके पास यकीनन वो इतने सीनियर ऑफिसर थे, अगर तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, अगर उन्होंने गलत बात की है, अगर उन्होंने बगैर किसी सबूत की ऐसी बात की है तो फिर उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया। और अगर उन्होंने सच कहा है, लेकिन हैरानगी की बात यह है जब जज अरशद मलिक मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, जब वो उनके वीडियो बयानात आते थे कि किस तरह प्रेशर में आकर उन्होंने सजाएं दी, तब तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती थी इस पर तहकीकात होनी चाहिए। वो बतौर सबूत हर जगह इसको दिखाते थे, बात करते थे जज अरशद मलिक की कि किस तरह प्रेशराइज करके आपने सजाएं दिलवाई हैं। तो अगर उस पर आप तहकीकात का मुतालबा करते हैं तो इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए, बजाय कि आप पागल करार दें। बिल्कुल आपने बिल्कुल, और ये तहकीकात जो है ये ओपन होनी चाहिए। उस आदमी को बिल्कुल अरेस्ट करके अलग नहीं रखना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन अकेले में नहीं होनी चाहिए। उसको ओपन कोर्ट में उसको बुलाया जाए, उसको ओपन कोर्ट में ट्रायल हो, जहाँ मीडिया हो, जहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हों, जहाँ उम्मीदवार बैठे हों, और फिर उस पर जरा की जाए, उससे सवालात पूछे जाए, उसको कोर्ट में पूरी इजाजत हो कि वो अपनी पूरी चीज सामने रखे। क्योंकि अगर आप जबर ताकत के बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर उसकी बात को इस तरह डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे और आप कह देंगे नहीं कि इन्होंने अपना कुछ जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात काफी चलेगी। ये बात बड़ी खौफनाक होगी, ये बात बड़ी तमाम इंस्टीट्यूशन के लिए नुकसानदेह होगी, और फिर पाकिस्तान की आवाम ये बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, सब सामने बैठे, उसके सामने सवालात जरा हो और फिर सच का पता चल जाए। जब आप अपनी राय दे ही रहे हैं जावेद अब्बासी साहब, तो ये भी राय दे दीजिए, ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत कबूल करनी चाहिए, विफाक में बैठना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो कहा है कि जो कांटों भरा जो ताज है ये हमें अपने सर पे सजाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं, तो आपकी जाती राय क्या है? मैं बहुत पहले कह चुका हूं टीवी इंटरव्यू में, मैं समझा था कि ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। जमहूरी तरीका ये था कि जिस जमात को सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है उसका पहला अख्तियार है कि वो हुकूमत बनाए, उनको दावत दी जाए, उनको कहा जाए अगर वो हुकूमत बनाने में ना बना सके या नाकाम हो जाए या ना बनाना चाहे, उसके बाद पार्लियामान के अंदर जो जमातें वो आपस में मिलकर अगर हुकूमत बनाना चाहे तो वो बना सकती हैं। ये जमहूरी तरीका है। लेकिन जो भी इस वक्त हुकूमत बनाएगा ये इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी, ये हुकूमत चलने वाली मुझे नजर नहीं आ रही है, ये कोई मसाइल हल करने वाली मुझे नजर नहीं आ रही है। ये इसी तरह की एक हुकूमत लूली लंगड़ी पहले भी रही है 1.5 साल, उसने क्या कर लिया है? महंगाई में इजाफा किया है, बेरोजगारी में इजाफा किया है, कोई बेहतरी नहीं कर सकी, कोई बेहतरी ला नहीं सकी, और उसके नतीजे में जब इलेक्शन हुए तो ये रिजल्ट निकले। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत इस वक्त ले रहा है, अगर वो ये सोच के ले रहा है कि मैं इस हुकूमत में कोई बेहतरी ला सकता हूँ, मैं कोई बेहतरी कर सकता हूँ, मैं कोई लोगों के मसाइल हल कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर किसी को शौक है कि मैं हुकूमत में आ जाऊँ, वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आला बन जाऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो लग रहा है कोई शौक नहीं है, वो तो काबीना में बैठने नहीं चाहते हैं। किसका कहा आपने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो कैबिनेट का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, वजीर आजम के लिए सपोर्ट देने को, वोट देने को तैयार जरूर है। नहीं, वो बिल्कुल वो मेरा ख्याल है उनका बड़ी होशियारी से
जो भी खेल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई एक जिम्मेदारी ले, और जो जिम्मेदारी लेगा वो पूरी तरह पिटेगा इस वक्त, और उसके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा चालाकी से इस वक्त होशियारी के साथ उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि पीडीएम का जब वो हिस्सा बनी थी और जब पीडीएम की हुकूमत रही थी, उसके नतीजे में जो मसाइल आए हैं इलेक्शन में, लोगों ने पूछा कि आपने महंगाई क्यों नहीं खत्म की, आपने बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, आपने डॉलर को कंट्रोल क्यों नहीं किया, आप माशी असलात क्यों नहीं लेके आए, IMF से आपने कितनी ज्यादा महंगाई आपने सर पे कर लिया, बिजली और गैस और उसकी कीमतें बढ़ा लें, तो ये अभी होने वाला है दोबारा। अच्छा, आपको लगता है जावेद अब्बासी साहब आज के जो इंकशाफात हैं ये शरीफ खानदान के अंदर की अपनी लड़ाइयों का नतीजा भी हो सकते हैं? एक खानदान नहीं चाहता है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो CM पंजाब बने, उन्होंने किया क्या है, क्या उनकी कुर्बानियाँ हैं, सिवाय इसके कि आपने जेल काटी है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं होता वज़ीर आज़म बनने का या बड़ा कोई ओहदा लेने का। क्या ये किसी ख़ानदानी लड़ाई का भी नतीजा हो सकता है? नहीं, मेरी कोई ऐसी खबर नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि पंजाब भी किसी ऐसे सीजन आदमी के इस वक्त हवाले होना चाहिए अगर करते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस मसाइल हैं, बहुत तो आप समझते हैं कि मरियम नवाज के बस की बात नहीं है पंजाब चलाना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब का मामला अब चलाने के लिए बहुत ही तजर्बाकार टीम और तजर्बाकार लीडरशिप की जरूरत है। अगर ये शहबाज शरीफ साहब खुद ये मामला करते तो ये बहुत बेहतरी से कर सकते थे। अगर वो कोई और करना चाहिए तो पार्टी का फैसला जो करेगा, लेकिन अगर कोई सीजन पॉलिट ना उतरी, कोई टीम ऐसी ना उतरी, कोई लीडरशिप ऐसी ना उतरी, तो ये मसाइल हल करने में ये बहुत मुश्किलात होंगी। इसलिए अभी उनको भी इस मामले में भी मेरा ख्याल है कि दोबारा। तो आप समझते हैं कि हालात का तकाजा यही है कि जिनका मैंडेट है ये सब रिवर्स हो, जितने भी आपने डाके मारे हैं सीटों पर उस पर साफ शफाफ आप तहकीकात करें, उनका मैंडेट उनको वापस करें और उनको हुकूमत बनाने दें। कोई ये पाकिस्तान की कोई आखिरी हुकूमत थोड़ी बननी है, अल्लाह खैर रखे 5 साल बाद फिर इलेक्शंस होने ही हैं। इसमें मेरी कोई दूसरी राय नहीं है कि जिसको मैंडेट मिला है, जहां जहां को जीता है, जहां जहां लोगों ने किसका इंतखाब किया। देखिए, ये इलेक्शन किस लिए होते हैं, ये आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद कराएं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी उनको दी गई है कि अगर लोगों का मैंडेट चोरी ना हो, जिस पर लोग एतमाद करें। अगर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ए जमात या बी, वो जमात रूल करे और हम रात को मैंडेट किसी का चेंज होता है, अगर होता है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ा डाका है, ये बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा कि अगर आप किसी का किएंगे, इससे अवाम माफ नहीं करती, वो हल्के के लोग माफ नहीं करते, वो जो लोग हुए हैं उनको बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं इस बात को। लिहाजा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन हल्कों की पूरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर मैंडेट चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं तो ये इल्जामात देखे तो मैं कह रहा हूँ हुआ है, उसको बिल्कुल उस पर बहुत सख्त उन लोगों को सजा देनी चाहिए और वो रिवर्स होना चाहिए और उन्हीं को मेंटेन करना चाहिए जिनको पाकिस्तान की आवाम ने दिया है। वरना पे लोग इंतखाब क्यों लड़ेंगे, क्यों लोग इंतखाब में जाएंगे, क्यों लोगों का इत्तेमाद पर ये अगर इस वक्त इत्तेमाद बहाल न किया गया तो आइंदा आने वाले हर इलेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बढ़िया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में धांधली के इंकशाफात किए और इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने फौरी कमिश्नर साहब के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद जारी की और ये कहा कि किसी भी डिवीज़न के कमिश्नर का इलेक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की इंक्वायरी कराने का दावा भी किया है। अब सवालात उठ रहे हैं कि कमिश्नर के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन की जो तरदीद है, सिर्फ महज तरदीद काफ़ी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को खुलकर मैदान में आना चाहिए, इंतखाबी नताइज पर उठने वाले जो एतराज़ात हैं इनको दूर करना चाहिए। इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल को लेकर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का झगड़ा पहले ही चल रहा था, अब कमिश्नर साहब का इकबाली बयान भी आ गया है। अब सवाल ये है कि फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े को ये किसने हल करना है, कैसे हल करना है, कैसे पता लगाएगा, कि कैसे पता चलेगा कि किसके पास असल फॉर्म 45 है। जीतने वाले के पास भी है आज फॉर्म 45 और हारने वाले के पास भी है। कौन जाली फॉर्म
पर जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातें आज सड़कों पर भी है, पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप जल्द अज जल्द ये जो तनाज़ा खड़ा हो चुका है इलेक्शन कमीशन कैसे इसको हल कर सकता है। कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, आज आपने देखा जो एतराफ़ी जुर्म एक तरह से किया, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया लियाकत चट्टा साहब ने, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ तरदीद कर देना काफ़ी है और ये कह देना कि इनका तो इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है? अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फॉर्म 45-47 को लेकर पहले इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को खुलकर सामने आकर इस सारे मामले को देखना चाहिए? देखें जी, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें कहा गया है कि मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसरों के जरिए इंतखाबात में ये टेम्परिंग की है, मेरी निगरानी में टेम्परिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए, आज जो रात को हंगामी इजलास तलब कर रहा है उसमें 13 जो रिटर्निंग ऑफिसरान हैं और उनके 2 मामून होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 26 की तादाद है, और वहाँ उनको 26 को वहाँ इलेक्शन कमीशन में फार्म 45 और 47 के हमरा उनको पेश करें और इसके बाद उनके सामने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ही बुलाएं और उनके सबके फार्म 45 और 47 का मुआवजा कर लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ, और फिर वहाँ स्टेटमेंट, सरकारी स्टेटमेंट जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी तो सामने पेश करें और रिटर्निंग ऑफिसर भी अपना हल्फिया बयान दें और साथ साथ फार्म 45 और 47 की जो है वो छानबीन कर लें। लेकिन बात यह है कि जब आप इलेक्शन कमीशन को भी आप मुल्जिम बना रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो इलेक्शन ये भी तो सवाल उठेगा कि आप पर इल्जाम लग रहा है, आप ही फैसला करेंगे अब? तो इल्जाम तो देखिए जी, चीफ इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाना या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं 1956 से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो इनके बारे में सब पर इल्जाम लगते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले से बाहर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन 2013 के इलेक्शन में जो था उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिटर्निंग ऑफिसरात के मामला में मुदाखलत की थी और हमने तमाम चैनल पे ये कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 219 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वो घरों वो दफ्तरों में भी गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन यहाँ का तो मामला मुख्तलिफ है, बरक्स है उसके। यहाँ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक ही कौन था? ये तमाम जितने भी अपॉइंट किए गए थे ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, इंतजामिया से आए थे। यहाँ तो हाई कोर्ट्स ने चीफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था जुडिशल ऑफिसर लगाए जाए, तो यहाँ तो हाई कोर्ट्स ने इनकार कर दिया था, तो तब उसके मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेशन से लगाए गए। अब यहाँ कमिश्नर जो इल्जाम लगाया गया है उन्होंने ये कहा कि जी मेरी निगरानी में ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, कानूनी तौर पर कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं होता इलेक्शन के मामलात में। वो तो ये तो बड़ा आसान है ना इसको देखना। जिन आरोज की बात कर रहे हैं कि मैंने उन आरोज से जबरदस्ती करवाया और वो रो रहे थे, आप उन आरोज को बुलाकर पूछ लें। और दूसरी बात, जो आपका बैलेट पेपर होता है हारने वाले के पास भी है फॉर्म 45 और 46, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स जब सामने आएंगे तो वो पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। बिल्कुल, फार्म 45 और फार्म 47 ये दोनों फार्म जो है वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर लेकर पेश है इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और ये कहेंगे ये अगर उसके अंदर फार्म 45 और 47 में एक पेज में इकट्ठे नहीं होते या मुतजाद हैं तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अगर 45 और 47 फार्म एक जैसे हैं, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, क्योंकि फार्म 45 जो है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, बुनियादी तौर पर फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं और साथ पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी होते हैं। अगर उसमें अगर वो फर्क नहीं है तो फिर कमिश्नर साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इसके बाद अगर उसमें फर्क पाया गया है तो फिर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इतराज किया है, लेकिन इंक्वायरी तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा ना। और इलेक्शन पाकिस्तान जो सेक्शन, और अगर उनके इल्जामात सही निकलते हैं, वो आरोज भी अगर ये मान लेते हैं कि हाँ हमसे जबरदस्ती करवाया गया, तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कौन करेगा? कार्रवाई तो हो जाएगी ना। फिर वो तो इशारा जिसने उनको इशारा दिया है उनके वो नाम बता दें। रिटर्निंग ऑफिसर भी तो अपने सिस्टम का हिस्सा ही है ना, वो भी तो
बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक होंगे, उनके सामने जब उनका कमिश्नर बैठा होगा और कमिश्नर कहेगा जी मेरे सामने टेम्परिंग हुई है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर वो साबित हो जाए, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कंवर दिलशाद साहब कि ये मामला लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। जितना फसाद शुरू हो चुका है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सियासी जीतने वाले भी सड़कों पर आ चुके हैं, जीतने वालों ने अपनी जीत जो है ना वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। आप नहीं समझते इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है? फौरी तौर पर नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जब महसूस करेंगे किसी हल्के में करप्ट प्रैक्टिस हो गई है, धांधली हो गई है या इलेक्शन जो है शफाफ नहीं हो गए हैं, टेम्परिंग हो गई है, तो उस हल्के में दोबारा इंतखाब भी हो सकता है, वो रिजल्ट भी तब्दील हो सकता है, फॉर्म भी तब्दील हो सकता है, नोटिफिकेशन भी तब्दील हो सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इन सब को बुला के और फॉर्म 45-47 का मुआवजा करवा दें। बिल्कुल सही, एक तरह काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।